क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है और आप भी उस एग्जाम में अपना जो स्कोर है उसको बढ़ाना चाहते हो और जीके जीएस के पोर्शन को बहुत ही अच्छा करना चाहते हो, तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए। आज के जो क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपका पहला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? ऑप्शन है ए हुमायूं को, बी तैमूर लंग को, नादिर शाह को या अहमद शाह अब्दाली को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से जल्दी। शेरशाह सूरी ने मुगल शासक, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? तो किसे किया था? हुमायूं आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वह सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है 100 सदस्य हैं, 104 सदस्य हैं, 114 सदस्य हैं या 116 सदस्य हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? तो आपका 100 सदस्य सही जवाब हो जाएगा। तो 100 सदस्य आपको विकल्प ए में 100 सदस्य आपको दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरज की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सूरज की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रोमोस्फियर, बी प्रकाश मंडल या रेडियो एक्टिव जोन या कोरोना या क्रीट। तो सूरज की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। क्या कोरोना या क्रीट? डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और को नवाब बनाया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सीधे तौर पर थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया गया है। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और उसके स्थान पर किस नवाब को शासक बनाया था? ऑप्शन है मीर जफर को, मीर कासिम को, हैदर अली को या टीपू सुल्तान को। तो किसको शासक बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको बनाया गया था। तो ए विकल्प चुनने वालों का जवाब सही होगा। तो जिन बच्चों ने भी मीर जाफर को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? ऑप्शन है 14 फरवरी 1950 को, 12 जनवरी 1950 को, 16 जनवरी 1950 को या 22 जनवरी 1950 को। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो कब पड़ा था? आपका सही जवाब हो जाएगा 12 जनवरी 1950। 12 जनवरी 1950 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी, तो बी विकल्प में क्या है? बी विकल्प में आपको 12 जनवरी 1950 दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? राजा जसवंत सिंह की छतरी, जसवंत सिंह जो हैं उनकी छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गोवर्धन में, बी आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या सादाबाद में। तो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? जल्दी से जल्दी बताइएगा कहाँ पर स्थित है। तो आपका सादाबाद डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या सादाबाद डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? ऑप्शन है अम्लीय तरल, बी लवणीय घोल,
या क्षारीय तरल या साक्षर तरल। तो क्या होता है साक्षर तरल? मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो अम्लीय तरल। अम्लीय तरल ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अम्लीय तरल ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है संवैधानिक संसाधनों जो संशोधन है जो संविधान संशोधन है को पारित करती है। जो संविधान के संशोधन जो संविधान में संशोधन होते हैं उनको पारित कौन करती है? ऑप्शन है ए राज्यसभा, रक्षा मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय या भारत प्रतिभूति और विनिर्माण बोर्ड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है संशोधनों को, संवैधानिक संशोधन जो होते हैं उनको पारित कौन करती है? तो उनको पारित कौन करती है? तो राज्यसभा। क्या राज्यसभा आपका सही जवाब होगा। राज्यसभा विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। राज्यसभा आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है डोमर राजा का महल कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डोमर राजा का महल कहाँ पर स्थित है? झांसी में, मथुरा में, वाराणसी में या आगरा में? तो डोमर राजा का महल आपका कहाँ पर स्थित है? तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। वाराणसी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कृषि शास्त्र में किसको उन्नयन किया जाता है? ऑप्शन है पौधों और पशुओं को, फसलों और पौधों को, कृषि को या इनमें से कोई भी नहीं। तो किसको किया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? फसल वाले पौधे बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। क्या फसल वाले पौधे आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो कौन सा वेद हो जाएगा? तो इसमें यजुर्वेद आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या यजुर्वेद सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है या विश्व के 7 अजूबाओं में से एक है? आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी इमारत विश्व के 7 अजूबाओं में से एक है? ऑप्शन है ताजमहल, झांसी का किला, लाल किला या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की कौन सी इमारत हो जाएगी? भारत की आपकी ताजमहल इसमें सही जवाब होगा। ताजमहल करेक्ट जवाब बिल्कुल हो जाता। आपका अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होगी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भारतीय राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा होती है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं या न्यायमूर्ति या राज्य के मुख्यमंत्री। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना होगा। 4 विकल्प आपके ऑप्शन में दिए गए हैं तो आपको इनमें से एक करेक्ट सेलेक्ट करना होगा कि भारत के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो भारत का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो जिन बच्चों ने भी ए विकल्प को चुना है सही चुना है। भारत के राष्ट्रपति भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार देने वाला हूं क्योंकि यह आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन किस शासक के दरबार में संगीतकार थे? ऑप्शन है ए बाबर के, बी हुमायूं के, अकबर के या जहांगीर के। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तानसेन किसके दरबारी थे? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तानसेन किसके दरबारी थे? तो किसके दरबारी थे? आपका सही जवाब हो जाता है अकबर के दरबारी थे। तानसेन अकबर के दरबारी थे। तो सी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संघ सरकार में मंत्री इसके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री।
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? आपका सही जवाब हो जाता है राष्ट्रपति। आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा के पीर से क्या आशय है? जो सूफी परंपरा के पीर हैं उससे क्या आशय है? ऑप्शन है, सर्वोच्च ईश्वर है, सूफियों का गुरु है, या सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ हैं, या सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक है। तो वह कौन है? सूफी परंपरा पीर से आप क्या समझते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सूफी परंपरा पीर से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आपका डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। सूफी की आस्थाओं, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला एक परंपरावादी क्या है? शिक्षक है। तो आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है, ए 1599 में, 1699 में, 1707 में, या 1657 में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, खालसा पंथ की शुरुआत या खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। तो और कब की थी? तो कब की थी? तो 1699। बी विकल्प चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि खालसा पंथ की आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और कब की थी? 1699। 1999 थोड़ा सा गलत हो गया, 1699 में की थी। कब की थी? 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद ने की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के जो सिद्धांत थे उनका जो प्रस्तावक था वह कौन था? ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी महात्मा बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक, जल्दी से जल्दी बताइएगा, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था आपका? इसमें सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। आपका करेक्ट जवाब हो जाता है क्या? महात्मा गांधी। आपका इसमें क्या जवाब हो जाएगा? महात्मा बुद्ध इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन है, ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बी त्रिपुरा में, या मणिपुर में, या मिजोरम में। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार देने वाला हूँ कि भारत के नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष होता है? ऑप्शन है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या 6 वर्ष। तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष। डी विकल्प में आपको दिया गया है, तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीबी मामलिंकर, टी स्वामीनाथन, के सुंदरम, या सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? डी विकल्प सुकुमार सेन आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शन है, 62 वर्ष, 65 वर्ष,
68 वर्ष या 70 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होती हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होती हैं, उनकी आयु, उनकी जो सेवानिवृत्ति आयु होती है वह कितनी होती है? तो कितनी होती है? कितनी होती है? 65 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? 65 वर्ष आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना होगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय। तो आपको बताना होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं की औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है कितने दिन होता है? 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन या 150 से 200 दिन। तो कितने दिन का होता है? जल्दी से जल्दी चुनिएगा, कितने दिन का होता है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है? 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बी विकल्प में 100 से 120 दिन दिए हैं। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? जो भारत की जो राष्ट्रीय आय थी उसका आकलन जो किया था वह सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। महलनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने, KVRB राव ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो किसने किया था? तो BKRB राव, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़ा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाक स्टेट से कौन सा देश जुड़ा है? ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान और चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। पाक स्टेट से कौन सा देश जुड़ा है? तो पाक स्टेट से कौन से देश जुड़े हैं? आपका भारत और श्रीलंका आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही है। भारत और श्रीलंका आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? ऑप्शन है 1962 में, 1966 में, 1978 में या 1987 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रव्यापी आपातकाल था उसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रव्यापी आपातकाल की तो कब की गई थी उसकी घोषणा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1962 आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? 1962 आपका सही जवाब हो जाता है। तो 1962 में आपकी एक घटना और हुई थी। क्या हुई थी? 1962 में आपकी एक घटना हुई थी, प्रसिद्ध घटना थी। तो वह 1962 में एक घटना हुई थी, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन का 1962 में युद्ध हुआ था, बहुत प्रसिद्ध घटना है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? जो आपकी पशुओं की काल, शीत ऋतु का जो काल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन के नाम से जाना जाता है। क्या? सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। उसको हम हाइबरनेशन के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जल्दी से जल्दी चुनिएगा, कथन आपके सामने है, आपको बताना होगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है। यह पूर्ण से अहिंसावादी आंदोलन था, यह मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था, या
उच्च मध्य श्रेणी के लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी, या इसमें भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों को गहरी सोच करने का रास्ता दिखाया था। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका कौन सा कथन हो जाता है, इसमें आपका बी कथन सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो कौन सा कथन सही हो जवाब हो जाएगा, बी कथन इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य USA के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की। ऑप्शन है राजेंद्र पंचोरी, विश्वनाथ सुब्रमण्यम, RN टैगोर या मदर टेरेसा। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है ही, थोड़ा सा तो क्वेश्चन ये है कि जो सोचने लायक क्वेश्चन है। तो राजेंद्र पचौरी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अच्छा बताइएगा कितने बच्चों ने इसमें विकल्प ए को चुना था। तो जल्दी से जल्दी अपनी ईमानदारी से बताइएगा कि कितने बच्चों ने इसमें विकल्प ए को चुना था। आपने सोचा था कि इसका विकल्प ए सही होगा, तो कितने बच्चों ने चुना था, जल्दी से जल्दी